नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक खिलाड़ी साधु बाबा और दो खूबसूरत जवान अनाड़ी लड़कियों की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, सोचिए जरा, जब दो बेहद खूबसूरत और जवान कुंवारी लड़कियां अपनी नाजुक चाल के साथ अकेले ही चलकर उस घने और वीरान रेगिस्तान में मौजूद साधु बाबा के घर के अंदर पहुंच जाती हैं। और फिर जो कुछ उस खिलाड़ी साधु बाबा ने बड़ी चालाकी से घुमा फिराकर उन दोनों जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी से भी सच्चा प्यार करते हो, चाहे वह पत्नी हो, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या माता पिता, तो यह सच्ची कहानी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी और आपके प्यार को और भी गहराई देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के शहर उज्जैन के एक सुनसान रेतीले इलाके मालवा के वीराने में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बने एक छोटे से घर में एक 70 वर्षीय साधु अकेला रहा करता था। उस रात भी साधु गहरी नींद में सोया हुआ था। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की नींद खुल गई। उसने मन ही मन सोचा, इस समय मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है? इस सुनसान जगह पर तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से और भी तेज दस्तक होने लगी। वह अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। दरवाजे के बाहर दो जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, सुमन और राधिका। उन्हें देखते ही साधु के भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। उसकी निगाहें उन पर टिक गईं और वह चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाया। उसने सवाल किया, तुम दोनों कौन हो और इस वीराने में समय क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम काशी जा रही थी, लेकिन रास्ता खो बैठे। हमें आपके घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे दीजिए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। साधु उनके सौंदर्य में डूब सा गया था। उसने कहा, अंदर आ जाओ। दोनों घर के भीतर आई। साधु ने एक कोना दिखाकर कहा, आराम कर लो। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी देर में सो गई। रात के आखिरी पहर सुमन को आभास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें हल्की सी खोली तो देखा, साधु उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। वह चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए कंबल देने आया था। सुमन ने गुस्से में कंबल लिया, ओढ़ा और फिर से लेट गई। लेकिन साधु वहीं खड़ा रहकर दोनों को चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह जब सुमन और राधिका धन्यवाद देकर जाने लगी तो साधु ने, कहां जा रही हो? काशी यहां से बहुत दूर है। आज की रात और यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने मना किया, नहीं, हमें जाना है। साधु उनके करीब आकर सुमन का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सुमन ने झटके से हाथ छुड़ाया। मतलब? साधु ने वही बात दोहराई, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी आंखों में कोई छिपा हुआ इरादा झलक रहा था। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और रुकने को तैयार हो गईं। दिन भर साधु उनसे मीठी बातें करता रहा और उनकी ओर वैसे ही निगाहों से देखता रहा, मानो पास आने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। रात हुई, लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गई। साधु भी अपने बिस्तर पर आ गया, मगर उसके मन में बेचैनी थी। आधी रात ढलते ही वह चुपचाप उठा और उनके पास पहुंचा। वह देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर राधिका के पास जाकर बैठ गया और नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक राधिका की आंख खुली। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने नाराजगी से पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, मैं तकिया देने आया था। तुम्हारे नीचे तकिया नहीं है, गर्दन में दर्द हो जाएगा। राधिका ने तकिया लिया और कहा, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर लौट आया, लेकिन मन ने खींच थी, सुबह यह चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। वह भी निकल गया। फिर खुद से बोला, नहीं, मैं इन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। और सोचते सचते सो गया। सुबह उसने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियां चौंक कर बोली, क्यों हुआ? सब ठीक तो है? साधु ने मुलायम आवाज में कहा, तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम अभी नहीं हो पाया। कल एक यात्री दल यहां से काशी जाएगा, उसी के साथ चली जाना। यात्री दल का नाम सुनकर लड़कियों को भरोसा हुआ। उन्होंने आपस में देखा और कहा, ठीक है, आज की रात और रुक जाते हैं। साधु अंदर ही अंदर खुश हो गया। एक रात और मिल गई। दिन भर वह दूर से उन्हें निहारता रहा। उसकी निगाहें और भी गहरी हो चुकी थीं।
रात ढलते ही साधु की बेचैनी फिर बढ़ी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ भी कोने में सोई हुई दोनों को घूरता रहा। धीरे धीरे उठा और पहले सुमन के पास जाकर उसके बालों को सहलाने लगा। सुमन हल्की सी हिली तो वह डरकर राधिका की ओर बढ़ा। राधिका का हाथ थामकर वह देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ चाहत नहीं बल्कि कोई पुरानी अधूरी प्यास भरी थी। तभी राधिका की आंख खुली और वह चीख पड़ी। ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर घबराकर अपने बिस्तर पर लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका सारी रात सोचती रही, यह मेरे पास क्यों आया? यह क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे सही नहीं लगते। डर के मारे उसका बदन कांपता रहा और धीरे धीरे वह सो गई। सुबह होते ही सुमन और राधिका साधु के पास पहुंची और बोली, क्या यात्री दल आ गया? हमें अब जाने की अनुमति दीजिए। साधु ने उनकी आंखों में देखा और बोला, यात्री दल अभी तक नहीं आया। लड़कियां हैरान रह गईं। लेकिन आपने तो कहा था कि वह आ जाएगा। साधु ने थकी आवाज में कहा, आना तो था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। साधु बस चुपचाप सर हिलाकर रह गया। एक शब्द भी उसके होठों से नहीं निकला। वह आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी नजर से देख रहा था। सुमन ने धीरे से राधिका के कान में कहा, मुझे इसकी नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहीं। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। हां, तुम सही कह रही हो। हमें जितना जल्दी हो सके कि यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा होगा। सुमन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, यह रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की थी। राधिका ने भें सिकोड़ते हुए कहा, इसने मेरे साथ भी वही हरकत की थी। दोनों के चेहरे पर अब तय था, आज की रात किसी भी हाल में यहां नहीं रुकना है। शाम होने लगी, चाहे यात्री दल आए या ना आए। उन्होंने ठान लिया था कि वे निकल जाएंगी, लेकिन उससे पहले कि वे साधु से कुछ कह पातीं, वह खुद उनके पास चला आया। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है यात्री दल अब सुबह ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए वे धीरे चलते हैं। आज की रात यहीं रुक जाओ। लड़कियों का धैर्य अब टूट चुका था। सुमन ने तीखे स्वर में कहा, हम अब और नहीं रुक सकती। चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें मत रोको। साधु ने कदम बढ़ाते हुए कहा, अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर भी हैं। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके स्वर में चिंता से ज्यादा कोई चाल छुपी हुई थी। अब लड़कियों को पूरा यकीन हो गया था कि यह सब कोई और ही खेल है, मगर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर तय किया, एक रात और रुक जाते हैं, मगर यह आखिरी होगी। उन्होंने सख्ती से कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम यहां से निकल जाएंगे। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मगर उस मुस्कान ने कोई और ही राज छुपा था। रात ढल गई। दोनों लड़कियां कोने में लेटू, लेकिन आंखें खुली रहीं। डर और शक उनके मन में घुल चुका था। वे फुसफुसाकर बातें कर रही थीं। सुमन ने कहा, काश आज की रात जल्दी कट जाए। राधिका ने जवाब दिया, बस आंखें बंद करके लेटे रहो जैसे हम सो गए हों। साधु अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार उनकी तरफ झांक रहा था। जब उसे लगा कि लड़कियां हिलना डुलना बंद कर चुकी हैं, उसने भी आंखें मूंद लीं, लेकिन मन अब भी बेचैन था। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे उठा और उनकी ओर बढ़ा। पहले वह चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहा, फिर सुमन के पैरों के पास बैठकर हल्के हल्के उन्हें सहलाने लगा। सुमन की पलकों ने हल्का सा झटका खाया और उसकी आंखें थोड़ी खुलीं। साधु ने यह देख तुरंत हाथ खींच लिया और राधिका के पास पहुंच गया। उसने उसके माथे को सहलाया। तभी राधिका अचानक जाग गई और घबराकर करवट बदल ली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका बदला हुआ अंदाज बता रहा था कि वह सब समझ चुकी है। साधु चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर लौट गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। सुबह होते ही सुमन और राधिका उसके पास पहुंची। सुमन ने तिरछी नजर डालते हुए पूछा, तो आया क्या तुम्हारा यात्री दल, या अब कोई नया बहाना है? साधु ने कुछ देर चुप रहकर कहा, यात्री दल नहीं आया। लड़कियां तमतमा उठीं। हमें पहले से ही पता था कि कोई दल नहीं आएगा। तुम हमें किसी और कारण से रोक रहे हो। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। सुमन ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा,
चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने लगीं, साधु उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। राधिका ने सख्ती से कहा, हटो रास्ते से वरना हम चीखेंगे। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यहां तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। सुमन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे पिता की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। जिस इंसान को तुम काशी में ढूंढने जा रही हो सकता है वह यहीं हो। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम काशी में किसी को ढूंढने जा रही हैं? साधु बोला, अभी मैं यह राज नहीं खोल सकता, लेकिन अगर आज की रात यहीं रुको तो यह तुम्हारे भले के लिए होगा। लड़कियां एक दूसरे को देखती रहीं। यह बूढ़ा आखिर जानता क्या है? साधु ने फिर कहा, बस एक रात और। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद काशी जाने की जरूरत भी ना पड़े। वे अब और उलझ गईं। सवालों की भीड़ थी मगर भरोसा खत्म हो चुका था। उन्होंने उसे धक्का दिया और बाहर निकल गई। साधु पीछे पीछे दौड़ा और पुकारा, रुको वरना सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद वे थक कर बैठ गईं। तभी हाँफता हुआ साधु फिर उनके पास पहुंचा। उसने रहस्यमय लहजे में कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मत जाओ। अगर मेरे साथ उस घर में रुक गई तो शायद काशी जाने की जरूरत ही ना पड़े। सुमन ने थके हुए लेकिन सख्त स्वर में कहा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैंने अभी बता दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। मगर इतना कह सकता हूं, तुम दोनों अपने पति को ढूंढने निकली हो। लड़कियां यह सुनकर एकदम सन्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे पल भर को थमसी गईं। हाँ, हम अपने पति को ढूंढ रहे हैं। वह काफी समय से लापता है। हमने कई जगह तलाश की पर कोई सुराग नहीं मिला। अब काशी जा रही हैं, सुमन ने गंभीर स्वर में कहा। फिर अचानक चौंकते हुए पूछ बैठी, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? साधु ने गहरी गंभीर आवाज में उत्तर दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तभी मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे पाऊंगा। इस अजीब ओगरीब शर्त को सुनकर दोनों सहम गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, शक और उलझन साफ झलक रही थी। क्या यह कोई नई चाल है? रात में हमारे साथ आखिर यह करने क्या वाला है? वे मन ही मन सोचने लगीं। साधु वहीं खड़ा स्थिर और गंभीर दृष्टि से उन्हें निहार रहा था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद सुमन ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, चलो एक रात और रुकते हैं। राधिका ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां, लेकिन यह आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई और बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। साधु का चेहरा हल्की सी खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई मंजिल अब पास आ गई हो। ठीक है, उसने कहा और सब वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। लड़कियां आगे आगे थीं, साधु पीछे पीछे। अब उसकी चाल में उतावलापन नहीं था, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल थी। मन ही मन वह सोच रहा था, आज की रात बड़ी मुश्किल से आई है, इसे मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात ढल चुकी थी। दोनों लड़कियां अब बहुत सतर्क थीं। बिस्तर पर लेटी रहीं पर आंखें खुली थीं। वे धीमे स्वर में आपस में बातें करतीं और हर हल्की आहट पर चौकन्ना हो जाती। साधु अपने बिस्तर से उन्हें चुपचाप देखता रहा। रात के अंतिम पहर जब उसे लगा कि अब शायद नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और सुमन के पास जाकर बैठ गया। प्रेम भरी नजरों से उसे देखते हुए उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। सुमन ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर राधिका के पास गया। काफी देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दे दिया। राधिका चौंक उठी, हड़बड़ा गई और गुस्से में चेहरा नीचा कर लिया। साधु बिना कुछ कहे वापस अपने बिस्तर पर लौट आया। सुबह की पहली किरण मिट्टी की दीवारों से छनकर भीतर आई। सुमन और राधिका पहले से ही जाग रही थीं। उनके चेहरों पर नींद का नहीं बल्कि बेचैनी और भय का असर साफ झलक रहा था। इस बार उन्होंने बिना कोई सवाल किए वहां से निकल जाने का मन बना लिया। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। एक युवक अर्जुन, गोरा तेजस्वी चेहरा, स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने मगर चेहरा दूसरी ओर किए हुए, दोनों चौंक पड़ी। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? युवक ने धीरे से चेहरा उनकी ओर मोड़ा और जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो हमारा पति अर्जुन है। वे जोर से चिल्लाई और भागकर उससे लिपट गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। यह पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम यहां कैसे?
क्या हम कोई सपना देख रही हैं? सुमन ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने उन्हें अपने आलिंगन में कसकर भर लिया और कहा, नहीं, यह सपना नहीं, यह सच्चाई है। मैं वापस आ गया हूं। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राधिका ने तुरंत पूछा, तुम कहां थे और इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वह तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। इस बार उनमें रहस्य नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ। देखो, वह कहां है? लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढ आईं, पर साधु कहीं नहीं था। वह तो यहां नहीं है, जैसे गायब हो गया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, साधु कहां गया, यह तुम खुद ही समझ जाओगी। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं इतने सालों से कहां था? दोनों एक साथ बोल उठीं। हां, बताओ, अर्जुन ने कहना शुरू किया। एक दिन मैं घर से बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में एक वृद्ध पुरुष और एक बेहद सुंदर युवती मिले। वृद्ध साधु जैसा लग रहा था और युवती मनमोहक थी। मैंने हंसी में युवती से कहा, तुमने इस बूढ़े से विवाह क्यों किया? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। पर वह युवती कोई सिद्ध शक्ति जानती थी। उसने मेरी ओर देखा, कुछ मंत्र पढ़े और मुझ पर फूंक मार दी। एक पल में मैं उसी वृद्ध साधु जैसा बन गया। मेरी शक्ल उसकी हो गई। फिर उसने कहा, ये ताया तेरी तो सजा है, अब तू जिंदगी भर इसी रूप में रहेगा। लेकिन उसने एक आशा भी दी, अगर तेरे अपने जिनसे तू प्रेम करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक आए और तेरे साथ समय बिताएं, बिना तेरी सच्चाई जाने, तब तू अपने असली रूप में लौट सकेगा। और याद रख, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। सुमन और राधिका स्तब्ध थीं। तो क्या तुम वही साधु थे? उन्होंने कांपते स्वर ने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। हां, मैं ही था वह साधु। दोनों जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। आंखों में आंसू उमड़ आए। आंसू जिन्हें इस बार पश्चाताप और लज्जा थी, वे भागकर अर्जुन के गले से लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। अर्जुन ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पवित्र थी। यही सच्चाई मेरी सजा तोड़ने के लिए काफी थी। उस दिन के बाद तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। अब ना कोई रहस्य था, ना कोई दूरी, बस विश्वास, निष्ठा और एक ऐसा बंधन जो सजा की आग से गुजरकर और भी मजबूत हो चुका था। दोस्तों, आज की सच्चे प्रेम की रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।